गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विजन है। इसके 5 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सीरीज किस तरीके से रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपके विजन करेंगे, उसके बाद जो इनसाइट के 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं आज, ठीक है। 14 जनवरी के हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमर नायका ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। पहली स्टेटमेंट इज लाइक दैट, क्या एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन हुआ करता था विजयनगर एम्पायर का। अगर मैं विजयनगर एम्पायर की बात करूँ तो इस तरीके से जो आपका कर्नाटक और केरला के कंबाइन करके जो एरिया था, डेट नथिंग बट विजयनगर एम्पायर वहीं पे हुआ करता था। कब? तो 1336 के बाद ये बना था। आई थिंक 1347 में हरिजन बुक्का के द्वारा इसको बनाया गया था। खैर, सेकंड स्टेटमेंट देखें, देवर सिविलियन ऑफिसर। क्या ये सिविलियन ऑफिसर थे, लेकिन इनको टेरिटरी दी जा रही थी और ये इसके ऊपर कलेक्ट कर सकते थे टैक्सेस। थर्ड स्टेटमेंट, दे कुड नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ये है कि जो अमर नायका हुआ थे, ये एक पहली बात तो पोजीशन थी, इनको ट्रांसफर नहीं किया जाता। क्या आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गिवन ऑप्शन के हिसाब से सही है। लेट्स सी द क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, नन। अगेन रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन था अमर नायका के बारे में जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे पाया जाता था। और पहली स्टेटमेंट ये है कि मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर। ये पहली, ये जो है सिविलियन ऑफिसर थे जिनको टेरिटरी दी गई थी ताकि वो कलेक्ट कर सके टैक्सेस को और उसको गवर्न भी किया जा सके, राइट। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना, क्या ये इनका काम हुआ करता था। दे कुड नॉट बी ट्रांसफर। थर्ड में पूछा जा रहा है कि इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। आपको बताना है कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोहिनीअट्टम यू नो वेरी वेल, आर्ट क्लासिकल डांस है। आपको बताना है कि जो क्लासिकल डांस का जो स्टेटस है कौन देता है। चलो, मोहिनीअट्टम के बारे में पूछा जा रहा है। इट ट्रेसेस इट ओरिजिन टू द टेम्पल ऑफ उड़ीसा। क्या मतलब ये जो उड़ीसा के टेम्पल थे उसमें स्टार्ट हुआ था। सेकंड, क्या ये ओनली क्लासिकल डांस है। नंबर थर्ड स्टेटमेंट देखें, ये एम्फेसाइज करते हैं हैंड जेस्चर एंड मुख का जो अभिनय होता है जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन जो है सब्टल होते हैं, मतलब उजागर तरीके से नहीं दिखते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है जब डांस किया जाता है। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। अगेन रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन मोहिनीअट्टम के बारे में, क्या इनका जो बर्थ ओरिजिन है टेम्पल ऑफ उड़ीसा में हुआ है। ओके, क्या ये क्लासिकल सोलो डांस है। नंबर थर्ड, क्या ये एम्फसाइज करते हैं हैंड जेस्चर एंड जो आपके फेस एक्सप्रेशन है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें तो अगला क्वेश्चन इकोनॉमी के बारे में, काउ वेब थ्योरी के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउ वेब थ्योरी सही है। पहली स्टेटमेंट है कि एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो सपोर्ट करती है क्या एक्सपेंशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी ताकि डिमांड को बूस्ट किया जा सके इकोनॉमी के अंदर। आई अगेन रिपीट, क्या इकोनॉमिक थ्योरी है जहाँ पे सपोर्ट किया जाता है फिजिकल पॉलिसी के रिगार्डिंग, मतलब फिजिकल पॉलिसी अच्छी तरीके से लागू की जाती है ताकि डिमांड जो है इकोनॉमी में इन्हांस की जा सके। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड स्टेटमेंट है, ये एक आइडिया है जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन होती है। जब प्राइस फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से जो सप्लाई है वो राइज की जाती है। आई अगेन रिपीट, मतलब ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना कम कर दिया जाता है कि जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। आई अगेन रिपीट, ये एक आइडिया है प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से जो फ्लक्चुएशन होती है सप्लाई विच कोज अ साइकिल ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग प्राइस। सप्लाई की वजह से जो है उस प्रोडक्ट का प्राइस गिर जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ये एक थ्योरी है डेट ड्रो अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ करेंसी। इट मीन डेट कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करती है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ करेंसी तो अप्रिशिएट होती है, डिप्रिशिएट होती है। दैट डिपेंड अपॉन, वैसे डिप्रिशिएट ही होती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। नंबर फोर्थ, एक ये थ्योरी है जो फोकस करते हैं डिवाइजिंग एन अप्रोच सो दैट दे कैन प्रमोट हारमोनियस इकोनॉमिक इंट्रैक्शन बिटवीन द ह्यूमंस एंड नेचर। इट मीन दैट द टाइप ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को साथ में लेके चलने की कोशिश की जाती है। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। अगला क्वेश्चन यू कैन सी है, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के बारे में। पहली स्टेटमेंट है, द अपीयरेंस ऑफ द वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। जब पेरू की जो कोस्ट है वहाँ पे वार्म वाटर कलेक्ट होना स्टार्ट होता है जब अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन आता है। सेकंड देखा जाए तो चेंज इन प्रेशर कंडीशन, कहाँ पे, अफ्रीका पैसिफिक में, मतलब पैसिफिक वाला पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में। थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या इसका ये होता है कि हमारी कंट्री में ड्राउट आता है और फ्लड जो है चाइना के अंदर आता है। आपको बताना कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के बारे में था, मतलब पहली स्टेटमेंट में था जो पेरू की कोस्ट है वहाँ पे वार्म वाटर पाया जाता है। सेकंड, चेंज हो जाता है प्रेशर, चेंज इन प्रेशर जो है पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया में होता है। नंबर थर्ड, ड्राउट हमारे इंडिया में, और चौथी ऑप्शन में फ्लड जो है चाइना में आते हैं। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। सेकंड स्टेटमेंट, ये जो है आर्टिकल 46 को इफेक्ट में लेकर आने के लिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में लेकर आया गया था ताकि जो वीकर सेक्शन है, अच्छा
ये थोड़ी अलग है, सॉरी। इट सीक्स टू अफेक्ट द आर्टिकल 46, मतलब 103 कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 46 जो है उसको इफेक्ट में लेके आने की कोशिश की गई थी, जिसमें दिया गया है कि एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रिजर्व करें, आगे बढ़ते हैं, या फिर उनको बढ़ावा के एम्पायर करें। लेट्स सी द फर्स्ट आंसर क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर के बारे में था। यस, ये एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन थी विजयनगर एम्पायर की, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इनका जो स्टाइल था गवर्न करने का जस्ट सेम था जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हुआ करता था, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि देवर नॉट अ सिविलियन ऑफिसर, जहाँ पे टेरिटरी जो है उनको कलेक्ट करने के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए की जाती थी। नंबर थर्ड, दे कुड नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू, यस दे कैन बी ट्रांसफर्ड, है ना, और इनके पास पावर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बाकी आप PDF में पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम के बारे में। ये उड़ीसा का है, वैसे ये क्लासिकल डांस नहीं है, केरला का है, तो वैसे भी आप इसको गलत कर सकते हो, उड़ीसा में इसको ओरिजिनेट नहीं माना जाता है, तो सेकंड सही है। यस, ये क्लासिकल सोलो डांस है, मतलब यहाँ पे महिलाएं जो है अकेले डांस करती हैं, अकेले तो नहीं करती है लेकिन अलग, मतलब कोऑर्डिनेशन में नहीं करती है, इंडिविजुअल एक साथ ही डांस किया जाता है। इटली एम्फेसिस होना हैंड जेस्चर, यस बिल्कुल सही बात है, हैंड जेस्चर पे यहाँ पे फोकस किया जाता है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी सब्टल होते हैं, तो सेकंड थर्ड यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काउवेब थ्योरी के बारे में पूछा था, जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन होता है सप्लाई की वजह से, उसी काउवेब थ्योरी भी बोला जाता है, और ये ज़्यादातर देखी जाती है जब हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बिकॉज एक सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से अगली बार जो है फार्मर को ग्रो नहीं करता है, क्योंकि पहले सीज़न में जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर चुके थे, तो सेकेंड सीज़न में वो जो है मतलब उगाता नहीं है, तो डिमांड की कमी हो जाती है, तो सप्लाई साइड फ्लक्चुएशन को काउवेब फिनोमेना के थ्रू दिखाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 1920 में इसको एक्सप्लेन किया गया था। इन सूबे के बारे में आपसे पूछा गया था, तो चारों की चारों स्टेटमेंट सही है। जो पेरू केस्टर है वहाँ पे वार्म वाटर होता है, पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर कंडीशन ज़्यादा हो जाए। नंबर थर्ड, हाँ अगर इनसो की वाली कंडीशन होती है, मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन होता है, तो हमारी कंट्री में ड्रॉट आने की सिचुएशन और चाइना के अंदर फ्लड आने की सिचुएशन होती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर हम देखें तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दिया जाता है। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो सोशली एंड एजुकेशनली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो आर्टिकल 46 में, उसको इम्पैक्ट में लाने के लिए 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी आप PDF में पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द इनसाइट सिक्योर का जो 14 जनवरी 2022 के जो क्वेश्चन है उनको एक बार हम पढ़ ले रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट्स सी इलस्ट्रेट। ओके, पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेट विद एग्जांपल हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एंशिएंट इंडिया में फ्लरिश हुई थी, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्लरिश थी एंशिएंट इंडिया, मतलब रीजन बताना है आपको और एग्जांपल भी देना है। नंबर सेकंड देखें, डू यू थिंक, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, डू यू थिंक दीज डेवलपमेंट हैव एन प्रेवलेंस इन मेकिंग इंडिया। इसका मतलब ये है अगर हम आज टेक्नोलॉजिकल हब बना चाहते हैं, तो क्या जो सिचुएशन एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी, जो टाइम पीरियड जिस तरीके से हम एंशिएंट टाइम में रहा करते थे, क्या उसी को एमुलेट करने की ज़रूरत है अगर हम आज टेक्नोलॉजिकल हब बना चाहते हैं। तो आपको बताना है कि इसका आंसर आपको देना है बेसिकली, किस तरीके से आप उसको स्टार्ट करोगे। पहली बात तो वाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, पहली बात तो यही बता सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा विकास हुआ, एंड सेकंड पार्ट में बता सकते हैं मेडिवल टाइम में इतना क्यों नहीं हो पाए, एंड थर्ड टाइम में बता सकते हैं मतलब मॉडर्न टाइम में कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इमुलेट कर सकते हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ द USA, ब्रिटेन एंड चाइना इटसेल्फ। लेट्स सी व्हाई दिस क्वेश्चन बी आस्क्ड, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड उसकी क्या सिग्निफिकेंस और क्या रिलेवेंस है आज के टाइम में। की डिमांड क्वेश्चन की है कि एंशिएंट इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, एंड इसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी STEM इसके ऊपर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल S फॉर साइंस, T साइंस में भी आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल में जैसे सुश्रुत हुआ करते थे, धन्वंतरी हुआ करते थे, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। फिजिक्स में जैसे आपके वरामिरा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, नागार्जुन का सागर दे सकते हैं, नागार्जुन का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कनिष्का के टाइम पे हुआ करता था, जिन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, जो आइंस्टीन के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी स्पेशल रिलेटिविटी की, E=mc²। ये पहले ही बता दिया जा चुका था, नागार्जुन ही नाम है शायद उनका। और केमिस्ट्री आई थिंक मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब टेक्नोलॉजी से फॉर एग्जांपल उस टाइम पे अगर मैं देखूं तो जो आयरन की खोज हुई है, स्मेल्टिंग जो आयरन की जाती थी, वो भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इंजीनियर मतलब कोई चीज़ को बनाना हो गया, अब टेक्नोलॉजी एंड साइंस का यूज़ करके जब हम कुछ बनाते हैं। और M4 मैथमेटिक्स, जैसे आपका पाई का खोज हो गया जो ब्रह्मगुप्ता के द्वारा की गई थी, जीरो की, जैसे आर्यभट्टा का भी यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, राइट। इसी को मतलब आप एक्सपेंड कर सकते हो, कहने का मतलब ये
अच्छा, एक्सप्लेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अच्छा, किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, वैसे तो हम सिविलाइजेशनल कंट्री हैं, उनमें से भी हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जहाँ पे पहली बार जो ब्रिक है, पक्की हुई ब्रिक का यूज़ किया गया था। दिस एक्सप्लेन दैट हमारी जो कंट्री है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में है इन द वर्ल्ड। द इंडियन सिविलाइजेशन हैज स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंशिएंट इंडिया जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेजेस सीर्स हुए, और ऐसे क्यों कर पाए वो? जैसे हमारी कंट्री जो है ओपन सोसाइटी हुआ करती थी, और उसी के साथ जो पैट्रोनेज किया गया था राजाओं के द्वारा। नंबर 3, इंसेंटिवाइजेशन भी दिया गया था। अगर मतलब कोई भी पर्सन अच्छा काम करता था तो डायरेक्ट राजा जो है उनको गिफ्ट प्रदान करता था, तो कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइजेशन भी है। दरबार में भी विदाउट एनी क्वालिफिकेशन उनको रिक्रूट कर लिया जाता था, है ना। एंशिएंट इंडिया वाज द लैंड ऑफ द सेजेस एंड सीर्स, और चलो ठीक है, एज वेल एज द लैंड ऑफ स्कॉलर एंड साइंटिस्ट। इंडिया वाज एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंचुरीज अलोंग बिफोर मॉडर्न। मतलब ये है कि जब से हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न लेबोरेटरी आई, उससे पहले भी हमारे इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। मेंशन थ्योरीज एंड टेक्निक डिस्कवर्ड। अच्छा, आप फिर आप बता सकते हैं कौन कौन सी थ्योरी दी गई है, और इसी तरीके से टेक्निक बता सकते हैं एंशिएंट इंडियन में जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में आप ले सकते हैं। एंड स्ट्रेंथन द फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेल सम ऑफ दोज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन है, मतलब उस वक्त के जो ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है। एंड कोट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइंटिस्ट वगैरह की। एंड कंक्लूड कर लीजिए क्या आज के टाइम पे सिग्निफिकेंस और किस तरीके से आज हम इंडिया को एक सिग्निफिकेंट हब बना सकते हैं रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी। सेकंड देखते हैं, क्रिमिनलाइजेशन मार्शल रेप विल डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। आप किस क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। पहली बात तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन है उस जो स्टेटमेंट है बेसिकली, पहले तो आप अपने विचार को व्यक्त करोगे और फिर उसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही आप बताओगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। जैसे जो भी आपका कंक्लूजन है मतलब यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। जैसे डिस्कस के बाद हमेशा प्रोज एंड कॉन लिखने के बाद जो वे फॉरवर्ड होता है कंक्लूजन जो है तो मैंडेटरी, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी है। खैर पहले तो आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट डू मीन बाय द क्रिमिनलाइजेशन। मार्शल रेप होता क्या है, मार्टियल रेप क्या होता है, ये बता सकते हैं, और किस तरीके से डिस्टेबलाइज कर सकते हैं मैरिज इंस्टीट्यूशन का। लेट्स सी ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि मतलब जो पटिशनर है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी डाली एंड उन्होंने बोला कि जो मार्टियल रेप है उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए। एंड उसके रिगार्डिंग JS वर्मा कमेटी बिठाई गई थी कि डिमांड क्वेश्चन की है कि क्या आपको डिस्कस करना है क्रिमिनलाइजेशन अगर मार्टियल रेप का होता है तो क्या उसके इम्पैक्ट पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, एंड किस तरीके से इंस्टीट्यूशन मैरिज को इफेक्ट कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म की जो सैंक्टिटी है इंस्टीट्यूशन जो मैरिज की, तो किस तरीके से अफेक्ट हो गया। क्रिटिकली एग्जामिन यू कैन सी इंट्रोड्यूस करना है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मार्टियल रेप। एक्सप्लेन कीजिए फॉलोइंग एक्सपेक्ट। फॉर एग्जांपल डिस्कस कीजिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। जस्ट अ सेकंड। ओके, किस तरीके से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट डिस्कस कीजिए क्या मार्शियल रेप क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं विद वंस स्पाउस, मतलब अपनी वाइफ के साथ है विदाउट द, लेकिन उनकी जो कंसेंट होती है वहाँ नहीं ली जाती है। द लैक ऑफ कंसेंट इज द एसेंशियल एलिमेंट एंड नीड नॉट इन्वॉल्व फिजिकल वायलेंस। ठीक है, देन मूव टू एक्सप्लेन द कंसर्न एसोसिएटेड विद इट। एक्सप्लेन हाउ इट लॉन्ग मिसयूज अगेंस्ट मैन बाय वीमेन, किस तरीके से इसका मिसयूज भी किया जा सकता है बाय वीमेन। हाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज अफेक्टेड बाय क्रिमिनलाइजिंग मार्टियल अफेयर। इंश्योर कीजिए आंसर ऑल्सो रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी ऑल्सो, कि किन के पास इतना ज़्यादा राइट नहीं है, कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है एम्पावर करने की। इवन एक रिपोर्ट के हिसाब से जब वीमेन कमाती है उसका 89% जो वो कमाती है खुद के पैसे पे उनका अधिकार नहीं है। 89% ऑफ वीमेन या फिर 89% ऑफ वट दे अर्न इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ द वीमेन, राइट। देन कंक्लूड कीजिए बाय एम्फेसाइजिंग क्या नीड है प्रॉपर पॉलिसीज़ की, और जो भी लॉ पॉलिसी लेकर आई जाए वो मतलब पब्लिक कंसेंट से लेके आनी चाहिए। पब्लिक मतलब डिस्कशन पे होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, और ज़्यादा अच्छा है कि अगर सोसाइटी खुद उसको एक्सेप्ट करे पहले एंड देन फिर लोगों को फॉर्मुलेट किया जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारी चिल्ड्रन लाइफ विद। अच्छा, इंटरनेट जो एक इंपॉर्टेंट टूल है चिल्ड्रन के लिए एंड देयर इज नीड टू स्पॉट एंड अंडरस्टैंड द डेंजर, लेकिन हमें ज़रूरत है आज के टाइम पे क्या उसकी वजह से डेंजर क्रिएट हो सकता है। इस लाइट में आपको बताना है एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ द स्टेप टेकन बाय इंडिया टू कर्ब ऑनलाइन चाइल्ड सेक्स, और आपको फिर बताना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है कौन कौन से फैक्ट लिए गए। फॉर एग्जांपल पोस्को को आप यहाँ पे डाल सकते हो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को डाल सकते हो, इसी तरीके से जो चिल्ड्रन एडॉप्शन है कारा जिसको हम बोलते हैं कारा बॉडी के रिगार्डिंग डाल सकते हो, फैक्ट्रीज एक्ट के रिगार्डिंग डाल सकते हैं किस तरीके से उनको मनाही की जाती है एट वर्क प्लेस, है ना। अच्छा, ये तो हो गया स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन इंटरनेट एक इंपॉर्टेंट टूल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एज पर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज द फंडामेंटल राइट, जो केरला हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया था। इस तरीके से आप इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, जिस तरीके से हम बोलते हैं कि फूड, शेल्टर एंड हैबिटेट किसी भी पर्सनैलिटी के लिए एक बेसिक राइट है ना, ये एक बेसिक ज़रूरत है। इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि कौन
हंगर में, अगर किसी को फूड नहीं मिल रहा है, शेल्टर नहीं है उसके पास और क्लॉथ नहीं है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बट नाउ अ डेज़ बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम बिज़नेस करते हैं, वो इंटरनेट के कनेक्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं ये इसकी एक इम्पोर्टेंस झलकाता है। तो आप इसको आराम से कर सकते हो हैंडल का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज एक्सपीरियंस विद एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैज़ बीन ल्यूकवार्म सो फार, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग रीजन एंड डिस्कस व्हाट शुड बी द वे अहेड टू चेंज दिस एक्सपीरियंस इनटू पॉजिटिव आउटकम। कुछ नहीं है, इंडिया का एक्सपीरियंस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारी कंट्री के साथ जो हमने साइन किया, उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारी कंट्री के ऊपर इन लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं रहा है। तो आपको बताना है कि अगर इसको अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो। रीज़न न्यूज़ में क्यों है, पहले तो ये देखते हैं। ये आर्टिकल एग्जामिन कर रहे हैं क्योंकि इंडिया यूके जो है अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने वाले हैं, तो इस वजह से अभी एक आर्टिकल आया था, तो इस वजह से एक क्वेश्चन पूछा गया कि डिमांड क्वेश्चन की क्या है, इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस के साथ। फॉर एग्जांपल एशिया के में हमने किया हुआ है 2000 से वो इम्पैक्टेड है, मतलब इनेक्टेड है सॉरी। अक्रॉस इंडस्ट्री एंड पॉलिसी मेकर्स व्यू हैज़ एमर्ज्ड दैट दीज एफटीए जो है इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको सर्व नहीं करते हैं, और बल्कि जो हमारी इंडियन की इंडस्ट्री है उसको डैमेज करते हैं। तो इस वजह से हमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन करें तो कहीं ना कहीं सोच समझ के ही करना चाहिए। डायरेक्टिव यू कैन सी है। आपको क्या बताना है, इस जो क्वेश्चन की नीड क्या है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे द सक्सेस ऑफ एफटीए शुड बी जज्ड अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहांसिंग ट्रेड। सी, पहली बात तो आप ये बताइएंगे कि जो हम एफटीए को साइन करते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कि दो कंट्री के बीच में ट्रेड को इन्हांस करना है। फिर आपको बताना है कि क्या वो ट्रेड को इन्हांस कर रहा है, एंड फिर आपको बताना है कि इंडिया के ऊपर उसका जो सरप्लस है, ट्रेड डेफिसिट है, उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हो। नंबर थर्ड पॉइंट में फिर आप इसको लिखोगे कि हमें किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक की जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक है उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एंड इफेक्ट एंड ऑल्सो सजेस्ट व्हाट स्टेप जो है इंश्योर किया जा सकता है अगर हम एफटीए को अच्छी तरीके से, एफटीए का जो रियल पोटेंशियल है उसको हम रीप करना चाहते हैं। नेक्स्ट फिर आप वे फॉरवर्ड में क्या दोगे, कंक्लूड विद द वे फॉरवर्ड, वही स्टेप जो लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या डिफरेंस है फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में, पहले तो ये बताना है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द फॉरेस्ट कवर इन द, और क्यों इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट कवर को हमारी कंट्री में इन्हांस करना, इंक्रीज़ करना। डिस्कस कीजिए। अभी फॉरेस्ट सर्वे 2000 रिपोर्ट आई है 2021 की, आएगा एंड पिट। आप कुछ नहीं बताना है, आपको दो टर्म के बीच में डिफरेंस बताना है। क्या फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया इज नथिंग बट जो एरिया गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि वो फॉरेस्ट एरिया, भले वहाँ पे पेड़ हो या ना हो, और इसके लिए एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल डेंसिटी कितनी होनी चाहिए और उसमें एरिया कितने पेड़ होने चाहिए। और उसी तरीके से जो फॉरेस्ट कवर होता है दैट इज़ एडिशनल एरिया वेयर फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पे प्लांटेशन है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वही फॉरेस्ट कवर में आ जाते हैं। और टोटल आपको बता देना फॉरेस्ट कवर 2021 के हिसाब से कितने हैं, और फिर आपको बताना है किस तरीके से हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सकते हैं। फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2021 शोज एन ओवरऑल डिकेडल डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया 52 टाइगर रिजर्व। फॉर एग्जांपल गिर में जो है फॉरेस्ट एरिया जो डिक्रीज हुआ, इस तरीके से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का ये है क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का हमारी कंट्री में। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा जो ट्राइब है वो फॉरेस्ट में ही रहती है। अप्रोक्सीमेटली 65% ट्राइब लिव एट वेयर द फॉरेस्ट इज़ देयर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जो ये न्यूट्रिएंट साइकिल को, मतलब जस्ट अ सेकेंड, रेगुलेटरी काम होते हैं इसका, जस्ट अ सेकेंड, और कंट्रोल का काम और स्पोर्टिंग। जैसे स्पोर्ट में क्या करता है ये हमें, जैसे सेक्रेट ग्रूव वगैरह होते हैं। कंट्रोल में सोइल इरोजन को कम करते हैं। अगर साइक्लोन टॉर्नेडो होते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं उसकी जो इंटेंसिटी उसको डिक्रीज़ करता है। रेगुलेशन में जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल को, फूड व फूड चेन को भी ये रेगुलेट करके चलता है। इस तरीके से आप इसके इंपॉर्टेंस बता सकते हो। एंड देन फिर क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिए, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये कुछ इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कहीं ना कहीं लेकर आए गए थे ताकि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है इनको इन्हांस किया जा सके। अलोंग द गंगा बेल्ट जो है उसको, जो गंगा का जो एम्बैंकमेंट होता है वहाँ पे पेड़ लगाने की बात की गई थी ना, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई, कंक्लूड कर देना है क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट कवर की। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है, एक केस स्टडी है, इसके बारे में देख लीजिए। यू आर द रीजनल हेड ऑफ द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। योर इंडस्ट्री प्रोसेस रॉ मटेरियल एंड स्पेयर पार्ट, ठीक है। सी, यू आर द रीजनल हेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। आपकी जो इंडस्ट्री है एक रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती है, और जो मैनेजर है रॉ मटेरियल को जो हेड कर रहे हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल को जो हेड कर रहे हैं उसका जो मैनेजर है वो बोलते हैं कि आप मेरे भाई को अपना जो प्रोडक्शन एज एन प्रोडक्शन इंजीनियर लगा लीजिए। और जो मैनेजर है जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है वो क्रिटिकल सप्लाई में आता है, मतलब जो वो सामान भेजते हैं वो क्रिटिकल आपकी इंडस्ट्री के लिए। अगर वो नहीं होगा तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये आपसे पूछा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ हिज ब्रदर इज एम्प्लॉयड इन योर कंपनी प्रोडक्शन एज अ मे ही विल सप्लाई सम अनअकाउंटेड गुड को भी वो आपके पास भेज देगा। आपको बताना है क्या व्हाट विल यू डिसाइड इन दिस केस एंड उसको आपको जस्टिफाई करना है। और किस तरीके से कर सकते हैं, पहली बात तो क्या डायलमा आपके सामने, फर्स्ट थिंग बॉडी क्या है, पहले तो आप इंट्रोड्यूस करोगे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, फिर आप हाईलाइट करोगे क्या एथिकल कंसर्न है इसमें, फिर आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, फिर जस्टिफाई करोगे कि आपने कौन सा एक्शन लिया। और जो 3-4 फिलोसफी है फॉर एग्जांपल गांधीन की, टिलिटेरियन की, कांटियन वर्चू, जो भी फिलोसफी के हिसाब से आप इसको आंसर दोगे तो उसको आपको लास्ट में लिख देना है कि किस की फिलोसफी के हिसाब से, एंड फिर कंक्लूड करना है इंपॉर्टेंस क्या ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोक्योरमेंट में होना चाहिए। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे और ये कुछ इनसाइट के 6 ही क्वेश्चन हैं, तो हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बाय दिस वी एंड द सेशन। थैंक यू सो मच।